कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान ने कहा था कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम को नष्ट कर देंगे। सबसे बड़ा बैंक है जेपी मोर्गन दशकों से लेफ्ट इकोसिस्टम का समर्थन करने से जुड़ा हुआ है। फिर भी हाल ही में इसकी सीईओ ने भारत पर उनकी परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का जो मंत्र है वो मंत्र ये मोदी सरकार में समाया हुआ है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ और आज भारतीयता का शंखनाद में मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान की विचारधारा से लेस न्यू इंडिया के अपने दृष्टिकोण के बारे में मुखर रहे हैं। अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने लेफ्ट इकोसिस्टम की खुलकर आलोचना की। अक्सर उस पर भारत की प्रगति में बाधा डालने वाले नैरेटिव को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय हितों को कम करने और विदेशी विचारधाराओं से अत्यधिक प्रभावित होने का आरोप लगाया। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 की लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान ने कहा था कि वो लेफ्ट इकोसिस्टम को नष्ट कर देंगे। लोग पूछते भी हैं कि आखिर उन्होंने अब तक किया क्या है। मोदी जी जो है जब बताएंगे तब बताएंगे, लेकिन हम आपको कुछ घटनाक्रम बताते हैं जिससे आपको मोदी सरकार की नियत और तैयारी की झलक मिल जाएगी। मित्रों, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट आप सभी जानते हैं किस तरह से जॉर्ज सोरोस और उनकी फाउंडेशन ने यूएस डीप स्टेट के साथ मिलकर हाल के महीनों में भारत को अस्थिर यानी अनस्टेबल करने का किस तरह से प्रयास किया, कोशिश किया, नैरेटिव बनाया। सोरोस ने न केवल अमेरिका में बल्कि भारत में भी एक विवादास्पद व्यक्ति है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उनको कहा, आई कोट, बूढ़ा, अमीर और खतरनाक, आई अनकोट। जॉर्ज सोरोस न केवल पीएम मोदी के मुखर आलोचक रहे हैं बल्कि उन पर अपनी संगठन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के माध्यम से स्वतंत्र कश्मीर के विचार इसका समर्थन करने का भी आरोप है। हाल के महीनों में मोदी सरकार ने न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया को भी यह स्पष्ट कर दिया है कि जॉर्ज सोरोस कितनी खतरनाक है। यह है लेफ्ट इकोसिस्टम के ताबूत में पहली कील। गांधी परिवार के साथ जॉर्ज सोरोस के संबंध को खुले तौर पर उजागर किया। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के बीच संबंधों को पहली बार किसी आधिकारिक सरकारी प्रवक्ता ने खुले तौर पर उजागर किया। तब तक इस संबंधों को महज एक साजिश सिद्धांत के रूप में खारिज कर दिया गया था। शशि थरूर सहित प्रमुख कांग्रेस नेताओं ने पहले सोरोस को अपना दोस्त बताया था। हालांकि इस खुलासे के बाद वे खुद को सार्वजनिक जांच से अपने आप को अलग किया और रक्षात्मक स्थिति में अपने आप को ले गए। इकोनॉमिक फ्रंट ऑफ आप सभी अगर देखें कि जेपी मोर्गन से आप सब लोग परिचित है। जेपी मोर्गन चेस एंड कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा फर्म है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है और 2023 तक बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। जेपी मोर्गन दशकों से लेफ्ट इकोसिस्टम का समर्थन करने से जुड़ा हुआ है। फिर भी हाल ही में इसकी सीईओ ने भारत पर उनकी परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा की और उन्होंने कहा, आई विल कोट इट, उन्होंने कहा, मोदी जी ने 400 मिलियन लोगों की गरीबी से बाहर से निकला, आई विल अनकोट।
दृष्टिकोण में इस तरह से बदलाव को क्या प्रेरित कर सकता है, यह भी सोचिए जरा। जस्टिन ट्रूडो का किस तरह से पतन हुई, वामपंथी उदारवादियों के संबोधित छोटे पापा को आखिरकार पद छोड़ना ही पड़ा, जबकि एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके राजनीतिक पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह भारत ही था जिसने उन्हें नेता लोकप्रियता सूचकांक में नीचे खींचकर निर्णायक झटका दिया। आखिरकार किसी भी नेता को पहले जनता का समर्थन खोए बिना नहीं हटाया जा सकता है। भारतीय चिंताओं को समझने की ट्रूडो की अनिच्छा और सिख अलगाववादों के बारे में संवेदनशीलता की कमी ने भारत कनाडा संबंधों के मूल ढांचे को कुछ गंभीर नुकसान पहुंचाया। ट्रूडो का जो जाना वो भारत कनाडा संबंधों को फिर से पट्टी पर लाने के लिए जरूरी था, क्योंकि 2015 में जो रणनीतिकार समझदारी बनी थी वो अब खस्ता हाल उसकी हो गई है। फिर तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ करना भारत और अफगान तालिबान सरकार के दुबई में एक महत्वपूर्ण बैठक थी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद यह अपनी तरह की पहले बैठक थी। यह दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और व्यापारिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है। दुबई में हुई बैठक का एजेंडा मानवीय सहायता, विकास सहायता, व्यापार वाणिज्य, खेल, सांस्कृतिक संबंध, क्षेत्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित की परियोजना जैसे ईरान में चाबहार बंदरगाह सहित विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया जाना था, जो अफगानिस्तान तक माल पहुंचाने के लिए एक प्रमुख आपूर्ति मार्ग के रूप में कार्य करता है। भारत और अफगानिस्तान एक भूमि सीमा भी साझा करते हैं, लेकिन यह 1947 से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर या पीओ के द्वारा कटी हुई है। अफगान मंत्री ने अफगानिस्तान के लोगों के साथ जुड़ने और उनका समर्थन करने के लिए भारतीय नेतृत्व की सराहना और उन्हें धन्यवाद दिया। दिलचस्प बात यह है कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कैसे वामपंथियों ने अफगानिस्तान में तालिबान की जीत का जश्न पश्चिमी साम्राज्यवाद के लिए एक झटका के रूप में मनाया था। अब जब भारत तालिबान के साथ व्यापार संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो यह पारंपरिक हित और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक व्यवहारिक दृष्टिकोण का संकेत देता है। अब खालिस्तान की कब्र खोदना, आप याद कीजिए कि कैसे खालिस्तानियों और वामपंथियों ने हाथ मिलाकर काम किया। पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ को अपने राजकुमार की तरह माना। उन्हें उम्मीद थी कि वो अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनकी लोकप्रियता और फायदा उठाएंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? दिलजीत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। यह एक ऐसा कदम था जो निश्चित रूप से सिर्फ साथ में गाना गाने के बारे में नहीं था। यह मान कोई गुर्जे नहीं होना चाहिए था कि उम्र उस मुलाकात में जो मिला है दोनों ने, प्रधानमंत्री जी और दिलजीत ने, जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। शायद एक ऐसा मोड़ जिसकी वामपंथियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वैसे खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू इन दिनों कहाँ है? वे अब इतने चुप क्यों हैं? अब ये बड़बड़ाने नहीं है ना? आपने भी इसको देखा है। बाइडेन के शासनकाल के दौरान भारत के खिलाफ अमेरिकी डीप स्टेट के ओवरराइट्स नाम काम करने के बावजूद यूएस के एनएसए जैसे सुलिवन के हाल ही में अपने अंतिम आधिकारिक दौरे के रूप में भारत का दौरा किया। आधिकारिक के कारण जो भी हो, लेकिन निवर्तमान प्रशासन के एक अधिकारी का भारत आना और वो भी क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान दिमाग की घंटी जो है ना जरूर बज जाती है। अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि मोदी सरकार कछुए की चाल में किस तरह से रणनीति अपना रही है। चाहे धीरे धीरे हो, सोच समझकर,
सोच समझकर कछुए की चाल ही सही, लेकिन लगातार देश को सुरक्षित करने में लगी हुई है। अब इन सभी घटनाओं को मैंने इसलिए बताया, ये सभी घटनाक्रमों के कई निहितार्थ निकाले जा सकते हैं, लेकिन उसका जो अंतिम रिजल्ट यही होने चाहिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का जो मंत्र है, वो मंत्र ये मोदी सरकार में समाया हुआ है और वह इसी रास्ते पर चल रहा है। और अब वामपंथी इकोसिस्टम जो भी चला रहे हैं, सबको मालूम है, उनको भी समझ आना चाहिए कि ये सरकार सदैव जागृत है, खास करके देश की सुरक्षा का बात जहाँ हो, खास करके देश की जहाँ पर इंटरेस्ट हो। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रही है। भारत माता की जय।